Good morning to all of you. Let's start. In the previous lecture, we have studied about the internal analysis of the organization, and we have also studied some approaches related to your internal analysis or analysis of internal capabilities. Those are value chain analysis, qualitative analysis, quantitative analysis, grid approach, and functional analysis. आपने काफ़ी कुछ ये चीज़ें पढ़ी पिछले कुछ लेक्चर्स में। हम लोग पढ़ रहे थे कि जो बिजनेस होता है उसका इंटरनल एनालिसिस कैसे होता है। तो इंटरनल एनालिसिस में हमने कुछ अप्रोचेस बताए, जिसमें से मेन मेन कुछ थे वैल्यू चेन एनालिसिस, आपका ग्रिड अप्रोच, फंक्शनल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसके अलावा भी और भी हैं, और पहले हम आपके सिलेबस से पूरा कर लें, उसके बाद फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम फिर और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। तो मैंने बताया था कि आज हम बेंचमार्किंग और बैलेंस स्कोर कार्ड ये बताना है, और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपके उसमें है, दैट इज शॉर्ट एनालिसिस। वो आपको हम बताएंगे, और उसमें से हम एक केस स्टडी भी बताएंगे आपको। शॉर्ट एनालिसिस की हम लोग एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं शॉर्ट एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, और फिर मैं एक आपको प्रैक्टिकल केस दूंगा। आपको उसको पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसमें जो आंसर दिए हों फिर आप उसके आंसर्स उस केस स्टडी के उस सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को वहाँ पर रख करके आप फिर उसके आंसर या उसके सॉल्यूशन बताइएगा। ठीक। तो शॉर्ट एनालिसिस में जब हम ये पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं बेंचमार्किंग। हमने कल जो है जो फंक्शनल क्वालिटेटिव क्वांटिटी ये सब एनालिसिस पढ़ रहे थे। इसके बाद जो अगला अप्रोच है इंटरनल एनालिसिस का, वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है? जैसे आपने कोई एक निशान बना लिया, निशान बना लिया किस लिए? जैसे आपको कोई टारगेट अचीव करना है। जैसे आपने कहा कि मुझे इस बार फर्स्ट ईयर में 70% मार्क्स लाने, आपको फर्स्ट ईयर में आपको 70% मार्क्स लाने, ठीक। अब मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर में आ गए 75%, 72%, 75%, ऐसे कुछ। तो जब आप अगला आप टारगेट रखेंगे तो क्या रखेंगे? आप अगला टारगेट रखेंगे 80% का। अगर आप 80% अचीव कर लेते हैं तो फिर क्या होगा? आप फिर 90% का टारगेट रखेंगे। आप 90% अचीव कर लेते हैं तो फिर आप 100% का टारगेट रखेंगे, ठीक। तो ये क्या है? आप अपने टारगेट को इम्प्रूव कर रहे हैं। कैसे? अपने टैलेंट से, जो आपके पास अपनी क्वालिटी है उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बेंच मार्किंग भी सेम यही होगी, बेंच मार्किंग में भी सेम हो रही है। तो लेट अस डिफाइन व्हाट इज बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अडॉप्टिंग आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बेंचमार्किंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को लगातार इम्प्रूव करता है। लगातार इम्प्रूव करता है कैसे? वो जिन सब चीज़ों का एनालिसिस करता है। किसका? जो आपके आउटसाइड या इनसाइड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको एनालिसिस करता है, और उसी के हिसाब से अपने आप को ढालता है। वो हर वो स्ट्रेटजीज को अपनाता है जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूअस ग्रो करे। मतलब कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अपने गोल सेट कर रखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ गोल सेट कर रखे हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो हमने टारगेट अचीव कर लिया तो हम बैठ जाएं। अगेन वी विल सेट गोल फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर अभी आपने 70% मार्क्स का टारगेट रखा है, तो आपको जब अगर वो अचीव कर लेते हैं तो अगली बार उससे बेटर करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आप कंपैरिजन कर पाएँ कि आपने जो पहले किया था, अगर नहीं अचीव कर पाते तो उसमें क्या होगा, अगर अचीव कर लेते हैं तो क्या होगा। अगर अचीव कर लिया तो आप अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे और बेटर टारगेट में रखेंगे। अगर नहीं अचीव कर पाते हैं तब क्या होगा? फिर कंडीशन ये होगी कि आपको लगेगा कि कहाँ कोई कमी रह गई,
मान लीजिए आपने 70% का जो टारगेट रखा था, तो आप उसको अचीव नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगेगा कि आपकी स्टडी में कहीं कोई कमी थी, या कोई ऐसा सब्जेक्ट वीक है जिसमें आपको वो ढंग से नंबर नहीं मिले, कहीं ना कहीं तो कोई कमी रही होगी, तभी तो आप अचीव नहीं कर पाए। तो आपको अपने ड्रॉबैक्स पता चलेंगे, आपको अपने ड्रॉबैक्स पता चलेंगे। तो इससे जो ये बेंचमार्किंग होती है आपको प्रॉपर इम्प्रूवमेंट में हेल्प करती है, बेंचमार्किंग प्रॉपर इम्प्रूवमेंट में आपको हेल्प करती है। नाउ अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखिए, understand cost, for example, which one is least profitable and how one might reduce fixed and variable cost। अगर आप बेंचमार्किंग सेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कम प्रॉफिट वाला है, या आप कैसे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। जब आप सेट करते हैं, जैसे आपने अपने टारगेट सेट किए हैं, तो अब क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपको कोई कंपटीटर है, आप सेकंड पोजीशन पर हैं और क्लास में आपको कोई फर्स्ट पोजीशन पर है, तो फिर क्या करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है ये आप अपना डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कौन सा हमारा डिपार्टमेंट है जो कम प्रॉफिट दे रहा है, या अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसमें कौन सी स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करते हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किया कि जो लेस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस हैं, उनको उसने प्राइवेट में कन्वर्ट करने के लिए डिसीजन लिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपके पास जो कम प्रॉफिट है, या जो ऐसे हैं बहुत से ऑफिस ऐसे हैं जो बिना काम के, आप उनको हटाइए और उसकी जगह कुछ और नया लाइए। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं या प्रॉफिट कम हो गए हैं, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हैं, तो आपको बेटर इंप्रूवमेंट के चांस मिले, आप फिर उसी हिसाब से स्ट्रेटजी या पॉलिसीज को लगा सकते हैं। नाउ the next one is improve working practice. For example, by planting new varieties of plants to supply different markets। आपको जो काम करने का तरीका है वो पता चलेगा, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके जो काम करने का तरीका है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए कि अभी एक आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए RSPL है, कानपुर में एक कंपनी है RSPL, जो आपकी घड़ी साबुन या वीनस वगैरह ये सोप बनाती है, ये घड़ी साबुन है। अब इन्होंने क्या किया कि पहले जो इनकी वर्किंग कंडीशन थी अलग तरीके की थी, अब देखिए इनकी वर्किंग कंडीशन अलग है। जो पहले वर्किंग प्रैक्टिस थी ना वो अलग थी। अब क्या होता है कि पहले इनका जो प्लांट था वो उतना अच्छा नहीं बना था, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि अपने आप को इम्प्रूव किया, हर साल ये मॉनिटर करते गए कि अभी हमारे पास कॉस्ट इतनी लग रही है, इतनी कॉस्ट में हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बेटर फैसिलिटीज दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एनालिसिस की। इवन उन्होंने एम्प्लॉय के साथ साथ जो फिक्स्ड जो एसेट्स हैं उनको भी ध्यान दिया, जिससे उनकी वर्किंग प्रैक्टिसेस बेटर हो गई। अब आज की डेट में देखिए कि वही जो आप पहले बहुत कम चलता था, अब इस समय घड़ी साबुन इंडिया का नंबर 1 साबुन, पहले रिन मिल था लेकिन अब जो है घड़ी साबुन इंडिया का नंबर 1 साबुन बन गया। तो हम इससे क्या रखते हैं, अब इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि हमारे मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, भाई वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी, आपकी फैसिलिटीज अच्छी होंगी, लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होने से आपका जो फर्म है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना। फिर पहले जब घड़ी साबुन था तो केवल घड़ी साबुन बनती थी, उसका पाउडर, उसके बाद उसने देखे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एक एक्सपर्ट डिश वॉश बार आता है, एक्सपर्ट डिश वॉश बार वो भी उन्हीं का है, फिर वीनस आता है वो भी उन्हीं का है, घड़ी साबुन आता है वो भी उन्हीं का है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है वो भी उन्हीं का है। इस तरह से उनकी कई प्रोडक्ट आ गए हैं, 10-12 प्रोडक्ट की लाइन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट निकाल दी।
में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उनके पास। तो ये किस वजह से? क्योंकि उन्होंने अपनी वर्किंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया है। उन्होंने अपनी वर्किंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया है, दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग। ठीक, नाउ अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर। बिजनेस ड्राइवर्स का मतलब कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, आपको उनको समझने में हेल्प मिलेगी। वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, उनको समझते हैं। जब आप बेंचमार्किंग सेट कर लेते हैं ना, तो फिर आपको आसपास के एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है। When you set your benchmark, then you are able to understand the environmental factors। आपको जो आसपास के एनवायरनमेंट होते हैं उसके फैक्टर्स भी समझ में आते हैं। Business drivers are local groups that can share ideas and information based on benchmarking। यहाँ पर कह रहे हैं बिजनेस ड्राइवर्स आर लोकल ग्रुप्स दैट कैन शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन बेंचमार्किंग। जो आपके, अब जैसे कहीं हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में किस तरह के एम्प्लॉय हैं, कस्टमर्स कैसे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, किस तरह की कम्युनिटी है, ये सारी चीज़ें आपको समझने में हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें समझने में आपको हेल्प मिलती है। इससे क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप अपने बेंचमार्किंग सेट कर पाएंगे। बेंचमार्किंग सेट करेंगे तो आपको आसपास के जो एनवायरनमेंट, जो फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो भी पता चलेगा। जैसे एक और चीज़ मान के चलिए कि अगर आपके जो वो कंपनी है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय किस तरह का एनवायरनमेंट चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर मान लीजिए कि आपकी जो कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉय हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो व्हाट विल बी हैपन, योर आउटपुट विल नॉट बी एज अप टू द मार्क। जो आपका आउटपुट होगा वो उस तरह का नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपकी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं। अब उनमें से 20, 25, 30 ऐसे हैं जिनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, जिनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। अब आपने अपना बेंचमार्किंग सेट कर रखा है कि इस मंथ में हमारा जो आउटपुट का टारगेट, जो प्रोडक्शन का टारगेट है, वो लगभग 10 लाख यूनिट का है। ठीक, लेकिन आपने वो टारगेट क्यों रखा? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास 100 एम्प्लॉय है, लेकिन उसमें से 25-30 एम्प्लॉय में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ढंग से काम नहीं करेंगे। तो हो सकता है 10 लाख की बजाय आपका 6 लाख निकले, 7 लाख निकले आपको। तो आपको जो बिजनेस ड्राइवर्स होते हैं उनको समझने में हेल्प मिलती है। आप बेंचमार्किंग जब सेट करते हैं, जैसे ही आप बेंचमार्किंग सेट करेंगे तो क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इस टारगेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जब आप टारगेट सेट करते हैं ना, जैसे जब आप पढ़ाई करते हैं, आपने सेट किया तो आपके 70% या 80% मार्क्स लाने हैं, तो आप देखते हैं कि कौन मुझसे आगे जा रहा है, मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें आपको देखते हैं। नाउ इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब आप टारगेट सेट करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को, क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, आपके पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। तो आप मान लीजिए आप आपको 100% लाना है, नाउ यू हैव टू अचीव योर टारगेट, तो व्हाट विल यू डू, यू विल इम्प्रूव योर क्वालिटी। आपको अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जब बेंचमार्किंग सेट करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो वैल्यू बढ़ानी है, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तभी तो आपका टारगेट अचीव होगा। जब मान लीजिए कि आपका अभी कोई बिस्किट कंपनी है या चॉकलेट कंपनी चॉकलेट बना रही है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप अपने टारगेट को कैसे अचीव कर पाएंगे? तो बेंचमार्किंग सेट करते हैं, विदाउट कस्टमर यू कैन नॉट अचीव योर टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स। विदाउट कस्टमर के आप अपने टारगेट या ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते। अब कस्टमर्स को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? जब बेटर क्वालिटी या बेटर सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे उनको। ठीक है, तो इससे आपको अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंचमार्किंग। ये हो गया बेंचमार्किंग क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज। ये एक ऐसी टेक्निक है जो इन चीज़ों में इस्तेमाल होती है। कौन कौन सी? communicate what they are trying to accomplish, communicate what they are trying to accomplish।
सबसे पहली बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटजी पॉलिसीज होती है वो आपके एम्प्लॉयज को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो टारगेट अचीव या ऑब्जेक्टिव रखे हैं, अगर उनको पता नहीं होंगे तो फिर आप अचीव कैसे करेंगे? तो जो कम्युनिकेशन है, उनको वो बहुत अच्छा होना चाहिए उनके बीच में जिनसे ये टारगेट अचीव होना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए कि कंपनी ने एक टारगेट रखा है कि इस साल हमें कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ का है। मान लीजिए आरएसपीएल ने कहा कि हमें इस बार कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ का करना है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक नाउ, अब वो क्या करेगा, अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको अपनी पॉलिसी बताएगा। पॉलिसी क्या? अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको बता दे कि हमें 50 करोड़ करना है तो आप ज्यादा मेहनत कीजिए। वो सेट इस तरह से करेगा कि आपको कितने घंटे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, इस तरह से आप उनको समझाया और बताया जाता है। उनको पॉलिसीज होती है, वो पॉलिसीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि जिससे आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, और वो पॉलिसी आप उनको बताते हैं, उनको आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तब बताते हैं कि हमारा टारगेट ये है और आपको हमारे पास ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंतर्गत काम करना है तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, हमें ये बताना जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने लोगों को बताना, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं, तभी तो वो उसको समझ में आएगा कि उनको क्या करना है। ठीक है ना? द नेक्स्ट वन इज अलाइन द डे टू डे वर्क दैट एवरीवन इज डूइंग विद स्टडी। अब आपको जो पर डे के वर्क हैं, जो सब लोग कर रहे हैं पर डे के वर्क, जो स्ट्रेटजी के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपको ये देखना है। आपको आपने डेली के डेली टारगेट सेट कर रखे हैं कि आपका इतना है इतना है, आप उसको डेली मैच कर रहे हैं। अब देखना है कि सब लोग डेली उस पॉलिसी या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं, कहीं उसको प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसको मॉनिटर करेंगे तभी तो उसको जान पाएंगे। अगर विदाउट मॉनिटरिंग हाउ विल यू नो दैट व्हाट्स गोइंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? तो नाउ यू हैव टू अलाइन द डे टू डे वर्क दैट एवरीवन इज डूइंग विद स्टडी। आपको इस सबको मॉनिटर करना है कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो भी डेली। अगर काम कर रहे हैं तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, आपने जो स्ट्रेटजी या पॉलिसी बनाई है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना? द वर्क इज गोइंग ऑन योर मार्क और नॉट। जो आपने मार्क किया है, जो टारगेट सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ यू हैव टू अलाइन द डे टू डे वर्क। आपको डेली की डेली मॉनिटरिंग करनी है। अलाइन का मतलब आपको उसके साथ मैच करना है, जो आपने डेली की डेली जो सेट कर रखी है पॉलिसी स्टडी, आपको उससे मैच करना है, और ये फिर देखना है कि सब लोग उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसको उस हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। नाउ प्रायोरिटीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? जब आप टारगेट सेट करते हैं तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? आपके अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, आपको किसको प्रायोरिटी देनी है? ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही काम होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ कई काम होते हैं। तो उन कई वर्क्स में से आपका पहले नंबर पर कौन है जिसको सबसे पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर कौन है आप जिसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तीसरे नंबर पर कौन है जिसको आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो आपको प्रायोरिटी पर रखना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको आपको प्रायोरिटीज पर रखना होगा, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप प्रोडक्ट या सर्विसेज या कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रेफरेंस किसको रखना है, आपको ये देखना पड़ेगा। नाउ द measure and monitor progress, measure and monitor progress towards strategy targets। आपको जो स्ट्रेटजी टारगेट आपने सेट कर रखे हैं उसको आपको प्रॉपर मेजर करते रहना है। अगर आप उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपको मेजर कैसे कर पाएंगे? मेजरमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने जो टारगेट सेट किए हैं, मान लीजिए देखिए
मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, लेट अस सी, लेकिन वो आपको दिखेगा कैसे, मैंने यहाँ पर हाँ अब देखेगा, लेट अस सी। मान लीजिए कि ये आपके टारगेट, ये आपका टारगेट यहाँ पर। अब आपको एम्प्लॉय को इस अप टू मार्क तक ले जाना है। अब आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं यहाँ इस पर, तो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इसको यहाँ तक ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इस जो ये गैप है बीच में, दिस इज द गैप, ये गैप है इसमें आपके टारगेट के और इस वर्क के बीच में जो वर्क हो रहा है वो आपके टारगेट के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है। तो हाउ यू विल फुलफिल दिस गैप, आप इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे, ठीक। तो दिस इज द मेजरमेंट। ऐसे ही आप क्या करते हैं, हर चीज के आप अपने मेजरमेंट सेट किए होते हैं, हर चीज के अपने आप मेजर सेट किए होते हैं। तो उस मेजर को आप अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है, आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर आप उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के लिए क्या है, आपको उसको मेजर का मतलब है आपने जो सेट कर रखे, मान लीजिए कि आपने रखा कि आज हमारे पास लगभग 20 टन का प्रोडक्शन होना चाहिए, आज हमारी कंपनी में 20 टन का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये आपका स्टैंड। और एक और चीज़ होता है स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है। मान लीजिए कि हमारी कैपेसिटी 25 टन की या 30 टन की जो भी है, ठीक, और हमने लिखा कि हमारा 20 से 25 टन का आज का टारगेट है। अब उसके बीच में मान लीजिए कि हमने 25 का टारगेट रखा था, हमारी कैपेसिटी 30 की है, तो क्या 25 से कम हुआ है या 25 से ज़्यादा हुआ है? अगर 25 से ज़्यादा हुआ है तो कल हमें क्या हम उतना कर सकते हैं कि हम अपने इस लेवल को बना करके रखें, या कम हुआ है तो कल हम कितना और एक्स्ट्रा करें कि हम अपने उस टारगेट को मेजर कर पाएँ, वो मैच कर पाएँ, हम अपने उस टारगेट को मैच कर पाएँ। मान लीजिए हमने 25 टन का रखा है और हमने 27 टन आज कर लिया, तो क्या कल हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं? नहीं, हमें आगे जब तक कि हमारा टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक रिलैक्स नहीं हो सकते। सिमिलरली अगर हमने 25 का रखा है, हमारा 20 हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगले दिन और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, हमें अगले दिन और एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने वर्क जो टारगेट सेट किए हैं उसको हम अच्छे से मेजर कर पाएँ। तो इसका मतलब हमारे पास यही कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हमारे पास जो हमने जो वर्क किया है, जो हमारी स्ट्रेटजीज है, जो पॉलिसी जो हमने बनाई है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, उसको मेजर करता है, उसको मेजर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, मिशन, विजन एंड स्ट्रेटजी। ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार बता दिया, आपको पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैंने भी एक बार ये मिशन और विजन को डिफाइन किया था। ऑब्जेक्टिव्स, केपीआईज, एक्शंस, ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको बैलेंस कार्ड मेजर करता है, जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है इन सबको मेजर करता है, जिससे आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन का इवैल्यूएशन होता रहता है, आपके इवैल्यूएशन होता रहता है। अब देखिए बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। Balance scorecard concept was first published in 1992 by Robert Kaplan and David Norton. A book followed in 1996. कह रहे हैं कि सबसे पहले 1992 में रॉबर्ट कैपलन और डेविड नॉर्टन ने जो है इसको डेवलप किया था, बाद में इसको पब्लिश किया गया 1996 में एक बुक में, ठीक। द अप्रोच इज टू प्रोवाइड बैलेंस टू द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको एक चीज होती है, अप्रोच इज टू प्रोवाइड बैलेंस टू द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। जो बैलेंस है वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में ज्यादा रखा है, मतलब कि आपके पास जो फंड है उसका जो आप टारगेट रख रहे हैं उसका मॉनेटरी टर्म में आप उसको मेजर करेंगे। आपके पास जो भी बैलेंस टारगेट रखेंगे या जो भी मेजर करेंगे वो मॉनेटरी टर्म में कर रहे हैं। The approach is to provide balance to the
फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। द सिस्टम कनेक्ट्स द डॉट्स बिटवीन बिग पिक्चर स्ट्रेटजी एलिमेंट सच एज मिशन मीन्स और पर्पस, विजन व्हाट वी एस्पायर फॉर, और कोर वैल्यूज व्हाट वी बिलीव इन, स्ट्रेटजिक फोकस एरियाज, थीम्स, रिजल्ट्स एंड और गोल्स। अब देखिए ये जो बैलेंस स्कोर कार्ड है वो क्या है, इन सबको कनेक्ट करता है, कनेक्ट द डॉट बिटवीन बिग पिक्चर। डॉट का मतलब जो मैंने अभी एक आपको ग्राफ बना के दिखाया था ना, ये वाला, ये गैप है, ये गैप है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, जो हमारे पास मिशन क्या होता है, मिशन हमारे पास क्या होता है, हमारा पर्पज, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, विजन व्हाट द एस्पायर फॉर, हम अगले कुछ समय में कहाँ होना चाहते हैं, या हम अपने, हम क्या दिखना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, जिस तरह देखिए मिशन और विजन की बात बता दूं। मिशन होता है हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस, और विजन होता है एक ऐसे समय के लिए कि हम क्या दिखना चाहते हैं, हम जो है क्या दिखना चाहते हैं, हम अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं। विजन हम क्या पाना चाहते हैं, और हम अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है। नाउ कोर वैल्यू व्हाट वी बिलीव इन, हम किसमें विश्वास करते हैं, हम किसमें विश्वास करते हैं। जैसे हर कंपनी की अपनी कुछ स्ट्रेटजी होती है, हर कंपनी की अपनी कुछ कोर वैल्यूज होती है। कोर वैल्यूज का मतलब है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। जैसे बहुत से लोगों की क्वालिटी उनकी स्ट्रेंथ होती है, बहुत से लोगों की कहते हैं कि हमारा प्राइस है, इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे मान के चलिए कि अब कोई फूड वाली कंपनी है, तो वो कहती है कि हमारा टेस्ट ही हमारा विश्वास, विश्वास हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज आवर स्ट्रेंथ। जैसे मैगी का देखिए, मैगी कहता है जो मैगी मसाला होता है ना, तो कहता है कि उसका जो है वो है। अब KFC का देखिए, KFC का भी ऐसा कहते हैं कि वो उनका जो टेस्ट वो प्रोवाइड करते हैं, उसको आप जो है दूसरे उसमें नई कंपनी में पा पाएंगे। दैट इज स्ट्रेंथ, वो उनकी कोर वैल्यूज है। ऐसे मैकडोनल्ड का होता है, तो मैकडोनल्ड की उसकी जो सर्विसेज होती हैं वो आपकी सेल्फ सर्विस हैं, वो उनकी अपना वो अपने स्ट्रेटजीज हैं। तो यहाँ पर जो बैलेंस कार्ड स्कोर कार्ड होता है वो इस तरह के, जैसे चाहे मिशन हो, चाहे विजन हो, चाहे कोर वैल्यूज हो, चाहे स्ट्रेटजिक एरियाज हो, उसके सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है। कैसे, अगर उनके बीच में कोई छोटे छोटे डॉट्स हैं तो क्या करता है, उनको फिल करता है और एक बड़ी पिक्चर तैयार करता है। द सिस्टम कनेक्ट्स द डॉट्स बिटवीन बिग पिक्चर स्ट्रेटजी एलिमेंट्स सच एज मिशन। मतलब कि जो छोटे छोटे आपके डॉट्स हैं, अगर आपके मिशन, विजन और स्ट्रेटजी, गोल्स, टारगेट, ऑब्जेक्टिव्स, इनके बीच में अगर कहीं कोई गैप है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड इस कार्ड को गैप को फिल करेगा और क्या करेगा, एक बेटर पिक्चर तैयार करेगा, एक बड़ी पिक्चर तैयार करेगा। जैसे मिशन अगर आप अलग रख दें, विजन अलग रखे, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज आप अलग रखें, तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई। लेकिन जब बैलेंस स्कोर कार्ड क्या करता है, इन सबको कनेक्ट करके एक बिग पिक्चर तैयार कर देगा, मतलब कि इन सबको कनेक्ट कर देगा, कहते हैं ना छोटी छोटी चीजों से मिलकर के बड़ी चीज बनती है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड इन सबको कनेक्ट कर देगा। इसका मतलब है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन यूनाइट हो जाएगा, योर ऑर्गेनाइजेशन विल यूनाइट थ्रू द बैलेंस स्कोर कार्ड। नाउ the more operational elements such as objectives, continuous improvement activities, measure or key performance indicators or KPIs, ठीक, which track strategic performance, targets our desired level of performance and initiative projects that help you reach your target। आप कहते हैं कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है, द मोर ऑपरेशनल एलिमेंट, जो ज़्यादा ऑपरेशनल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की जरूरत होती है। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कैसे, अभी मैंने बताया कि जैसे आपका टारगेट क्या रहता था, ऑब्जेक्टिव आप गोल क्या था कि आपको 70% मार्क्स चाहिए। जब 70% अचीव कर लेते हैं तो आपको 75%, जब 75% अचीव कर लेते हैं तो 80%, 80% अचीव कर लेते हैं 90%। ये आप कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो आप ऐसे ही क्या होता है कि जो ऑपरेशनल एलिमेंट होते हैं ऑब्जेक्टिव में, उसको आपको कॉन्टिन्यूअस इंप्रूव करते रहना है। यू हैव टू कॉन्टिन्यूअस सॉरी इंप्रूव योर ऑब्जेक्टिव्स, या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज करते हैं,
उनमें भी प्रॉपर आपका कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मीजर्स, मीजर्स होते हैं क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसी को शॉर्ट में केपीआई बोलते हैं, ठीक है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका मतलब ये इंडिकेटर क्या होता है, मेजर करने के टूल्स होते हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं मेजर्स करने के टूल्स होते हैं। कैसे, कि हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि आपको इतना करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि आप दूध लेने जाओ तो कितना, 1 लीटर दूध, तो उसको मीजर कर रहे हैं किससे, हमारे पास एक यूनिट है लीटर, उसको मीजर कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक परफॉर्मेंस मीजर के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स रखे हैं। इंडिकेटर्स का मतलब कि हम उसको मेजर कर रहे हैं। कैसे, हमने इस तरह से कि एक पर्सन की कैपेसिटी है कि वो दिन भर में 8 घंटे काम करता है, तो 8 घंटे काम में उसका आउटपुट कितना निकलता है, हमने ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं। तो अगर हमारे पास 20% काम कर रहे हैं, हमारे पास उसका कितना आउटपुट होना चाहिए, हमने 1% के हिसाब से 20 का आउटपुट कर लिया, और हमने बता दिया कि अब 20% अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कितना। तो ये हमारा हो गया एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हमारे पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। विच ट्रैक्स स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस। अब ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपके स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस होते हैं उसको ट्रैक करते हैं। स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस का मतलब कि आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं सब इसी इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके बनाई हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रैक करेंगे किसके जरिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनके जरिए आप जो स्ट्रेटजिक परफॉर्मेंस है उनको ट्रैक करेंगे। ठीक, नाउ टारगेट्स और डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। हम टारगेट क्या होते हैं कि जो हमने अपने सेट कर रखे हैं, जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कि हम किस हद तक अपना परफॉर्मेंस चाहते हैं। एंड इनिशिएटिव्स, एंड इनिशिएटिव मतलब कि अगर हम कोई नया काम चालू करें, प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प यू रीच देयर, ऐसे कोई नए काम, मान लीजिए कि आपने कोई टारगेट सेट कर रखे, तो उनको आपको अचीव करने के लिए आप कोई ऐसा नया काम कर रहे हैं क्या, कोई नई एक्टिविटी चालू करने की जरूरत है जो आपको उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करे, जो उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेगी, तो क्या कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, तो द बैलेंस, ये है आपका बैलेंस स्कोर कार्ड कॉन्सेप्ट। नाउ अब बैलेंस स्कोर कार्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों इस्तेमाल करता है, वाई यूज अ बैलेंस स्कोर कार्ड। सबसे पहली बात, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ये ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने में, जो मेजर करते हैं उससे क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है। अगर हम अपनी आप को मेजर करते रहेंगे, कहते हैं ना कि हमें हमेशा अपने आप को मेजर करते रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम में अगर कोई कमी होगी तो वो हमको पता चलती रहेगी। इसका एग्जाम्पल और देखिए कि पहले हमें लोग, अभी लोगों को कहते हैं कि आप दिन भर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, आप दिन भर जो भी एक्टिविटीज करते हैं उनको शाम को अपनी एक डायरी में लिख लेना चाहिए। अपनी डायरी पर्सनल अलग रखनी चाहिए, सबसे अलग, उसमें आपको लिख लेना चाहिए। फिर जब भी आपको टाइम मिले तो आपको देखना चाहिए कि आपने क्या किया है, तो आपको एक आइडिया होगा कि आपके डेली रूटीन लाइफ में क्या चल रहा है। अगर कभी कुछ गलत होता है तो आपको पता चलेगा, अगर कहीं कुछ आपका इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो आपको पता चलेगा, और आपको क्या करना है आगे ये भी पता चलेगा। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है कि इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय मेजरिंग मैटर्स। अगर हम बैलेंस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, स्ट्रेटजिक एक्टिविटीज, उनको हम मेजर करते रहते हैं, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज फोकस ऑन स्ट्रेटजीज एंड रिजल्ट्स। इंक्रीज फोकस ऑन स्ट्रेटजीज एंड रिजल्ट। अब इससे हमारे पास क्या होता है, जो रिजल्ट निकल के आएंगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो बेटर रिजल्ट निकल के आएंगे। अगर हम ये सब मेजर करते थे, बैलेंस स्कोर कार्ड इस्तेमाल करने से हमारे रिजल्ट अच्छे होंगे, और जो हमारी स्ट्रेटजी, भाई जब हम स्ट्रेटजी या कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो हर चीज़ हम अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए बनाते हैं, अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए बनाते हैं। तो अगर हम बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करते हैं तो हमारी स्ट्रेटजीज और उनके जो आउटपुट्स हैं वो बेटर हो सकते हैं, वो बेटर होंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो स्ट्रेटजीज को एप्लीकेशन और उसके मेजरमेंट में होता है। हमारा मेन फोकस जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनके
मेजरमेंट पर होता है, जिससे हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज अलाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। अलाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी विद वर्कर्स ऑन ए डे टू डे बेसिस। यही चीज अभी मैंने पीछे बताई थी क्या, कि हम जो डे टू डे वर्क काम करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो डे टू डे काम करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू हमारी स्ट्रेटजी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे कि हमने अपने टारगेट सेट कर रखे, हमने स्ट्रेटजी बनाई है काम करने की। अब हमें ये देखना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे एम्प्लॉय, हमारे वर्कर हमारी उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं जो हमने बनाई अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक, द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द ड्राइवर्स की टू फ्यूचर परफॉर्मेंस। फोकस ऑन द ड्राइवर्स की टू फ्यूचर परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिनको हम एनालाइज करें, तो उनको एनालिसिस करने के बाद जो हमारी फ्यूचर परफॉर्मेंस है हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों? अभी जो हमने किया उसके क्या रिजल्ट निकले, उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी अगर आपके सिलेबस में होगा, एक है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, अभी ये पढ़ रहे हैं आप एनवायरमेंटल एनालिसिस। एक होती है एनवायरमेंटल एनालिसिस, उसमें आपकी एक फोरकास्टिंग होती है, फोरकास्टिंग, और उसकी भी कई टेक्निक्स होती हैं, ठीक है ना। तो उन टेक्निक्स का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि फोकस ऑन द ड्राइवर्स की टू फ्यूचर परफॉर्मेंस, आपको जो फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती है उनके ऑपरेशंस में भी आपको हेल्प मिलती है। आपके जो फ्यूचर या फोरकास्टिंग तय है उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। जैसे आपको सेल्स का एक आइडिया लगाना है तो रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, इस तरह की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं और डेल्फी टेक्निक्स वगैरह सब होती हैं। तो आपको जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक, नाउ इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड स्ट्रेटजी। जब आप बैलेंस स्कोर कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको अपने स्ट्रेटजीज, विजन, मिशन, ये सब आपको अचीव करने हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयज, वर्कर्स सबके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सबके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ जिसमें एक दूसरे को लोग आप बेटर अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, जिसमें आपके एम्प्लॉय एक दूसरे को बेटर और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है ना। प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव, ये चीज मैं बता चुका हूँ कि आपको कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देना है, या अगर कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक, द नेक्स्ट वन इज 4 बिजनेस पर्सपेक्टिव। 4 बिजनेस पर्सपेक्टिव हैं, देख लीजिए कौन कौन से। ये सबसे मेन चीज है, याद रखिएगा, इससे ही सारी आपकी स्ट्रेटजी, विजन, मिशन सब कुछ इन्हीं से चलता है। सब कुछ इन्हीं से लेकर के बनाया जाता है, जो आपके मिशन, विजन सब है ना, सब इन्हीं से बनता है। पहला, द बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल सजेस्ट दैट वी व्यू द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव। बैलेंस स्कोर कार्ड कहता है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को 4 तरह से देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को 4 तरह, अब इसका मतलब है कि हमको चारों दिशाओं को लेकर के चलना है, चारों तरफ से अपने ऑर्गेनाइजेशन को कवर करना है। ठीक है ना। इसका बैलेंस स्कोर कार्ड का मतलब है कि हमें चारों तरफ से अपने, मतलब कि चारों ओर अपने देखते रहना चाहिए। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के चारों ओर देखते रहना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। वो चारों ओर कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। Then develop matrix, collect data and analyze it relative to each of these perspective. आपको जब ये पता हो कि आपको चारों तरफ देखना है, तब आप एक मैट्रिक्स डेवलप कीजिए। मैट्रिक्स का मतलब एक सारणी बनाइए, सारणी बनाइए, कलेक्ट डाटा एंड एनालाइज इट। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद उसमें आप सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, फिर उसको एनालिसिस कीजिए। अब फिर इसमें देखिए जो कौन कौन से पर्सपेक्टिव से कौन रिलेटेड। आपको क्या करना है, आपने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चारों तरफ देखना है आपको, तो आपने एक टेबल बनाई, आपने एक टेबल बनाई।
ठीक, टेबल बनाने में आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन को टेबल में रखा। पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, टेबल में आप कुछ पर्सपेक्टिव बनाइए। पर्सपेक्टिव मतलब कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, आपको वो चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इन 4 जगहों से आ सकती है मोस्टली, और आपको उसमें से रखना होगा। देखिए कौन कौन से, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, लर्निंग एंड ग्रोथ, ये आपके 4 पर्सपेक्टिव, ये आपके 4 पर्सपेक्टिव हैं जिसमें से आपको सारी चीजें देखनी है। सबसे पहला देखते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या होगा, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड। ओके, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में क्या हो सकता है, टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड वी अपीयर टू आवर शेयरहोल्डर्स। अब इसका एक स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है क्या, कि फाइनेंशियली सक्सेस होने के लिए हमें अपने शेयर होल्डर के साथ कैसे रहना चाहिए, हमें अपने शेयर होल्डर के साथ कैसे रहना चाहिए फाइनेंशियली सक्सेस होने के लिए, ये आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो इसके क्या क्या मेजरिंग इंडिकेटर्स आ जाएंगे, तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। देखिए कैश फ्लो, अब यहाँ पर कैश फ्लो का मतलब कैश आपका कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है ना, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देना, दोनों देखना पड़ेगा, मतलब कि आपको कितना कहाँ देना है और कितना आप कहाँ से ले रहे हैं। ठीक, दूसरा सेल्स ग्रोथ देखनी पड़ेगी आपकी, आपकी सेल्स है कि नहीं है, अगर सेल्स नहीं है तो उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी सेल्स को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, अपनी सेल्स को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हर कंपनी का टारगेट होता है अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, कंपनी का क्या होता है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक, ठीक, तो जब प्रॉफिट को बढ़ाना है तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे सेल्स, प्रमोशनल चीज करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, कई तरह की हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती है। द नेक्स्ट परफॉर्मिंग मेजर इंडिकेटर क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है आपके डेली रूटीन पर कितना आपकी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, डेली रूटीन पर आपकी कितनी इनकम हो रही है वो आपको देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है जो लगातार इनकम आती रहती है, कॉन्टिन्यूअस करंट टाइम की। ठीक है ना, आपको वो देखना पड़ेगा कि वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी है। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है, अपने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स की बात हो रही है ना, तो आपके शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, अगर आपको मिलेगा तो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, शेयर होल्डर्स को मिलेगा तो आपको मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है आपने जो शेयर इशू की है उसकी वैल्यू क्या है। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्ट किया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जहां जहां भी, उसमें आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, उसमें आपको क्या रिटर्न मिल रहा है। ठीक, जैसे आप कई जगह प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको उसमें क्या मिल रहा है। ठीक, नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लगाया है, आपने जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लगाया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब कि जो आपने फैक्ट्री लगाई है उस पर कितना, जो आपने मशीन लगाई है उस पर कितना, और आपने जो रॉ मटेरियल मंगाया है उस पर कितना,
इस तरह से आपके पास जो भी कैपिटल आपने लगाया है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल का मतलब जो आपने पूंजी लगाई है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली या ईयरली। हर कंपनी या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली क्या करती है, अपनी बैलेंस शीट इशू करती है। बैलेंस शीट इशू करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके सारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो उसमें शो होती हैं, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज शो होती हैं। ठीक, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसको कितनी लायबिलिटी है, उसके पास कितनी वैल्यू है, उसी से उसके फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। इसके अलावा कंपनी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी इशू करती है, सीएफएस और एफएफएस भी इशू करती है, उससे भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके जरिए हम जो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है उसका पता लगा सकते हैं। अगर हम ये क्वेश्चन सारे पूछें और इनके आंसर मिल जाएं तो हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका वैल्यू क्या निकलेगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। द नेक्स्ट वन इज कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर्स में क्या है, आप क्वेश्चन पूछिएगा कस्टमर से, टू अचीव आवर विजन हाउ शुड वी अपीयर टू आवर कस्टमर। हम अपने विजन को अचीव करने के लिए कस्टमर्स के साथ कैसे पेश आते हैं, कस्टमर्स के साथ कैसे पेश आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या क्या जवाब देना पड़ेगा, क्या क्या जवाब देना पड़ेगा। पहला, परसेंट ऑफ सेल्स फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। आपको जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था उसमें कितने परसेंट की सेल हुई। अगर ज़्यादा सेल हुई है तो इसका मतलब कि आपके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, कम सेल हुई है तो आपके कस्टमर्स कम। द नेक्स्ट वन इज ऑन टाइम डिलीवरी। जो आप प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहे हैं कस्टमर्स के लिए वो सही समय पर डिलीवर हो रहे हैं या नहीं। अगर लेट डिलीवर हो रहे हैं तो कहीं कस्टमर ऐसा तो नहीं कि दूसरी तरफ भी चला जा रहा है, अगर उसको लेट मिलेगा प्रोडक्ट तो वो जो है दूसरे प्रोडक्ट को ले लेगा। ठीक, तो ऑन टाइम डिलीवरी देखिए। द नेक्स्ट वन इज शेयर ऑफ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स परचेज। शेयर ऑफ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स परचेज, जो कस्टमर्स खरीद रहा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आप उसको जानिए। कस्टमर जो खरीद कर रहा है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये चीज समझना है। रैंकिंग बाय इंपॉर्टेंट कस्टमर्स, आपके यहां पर ये है वो कस्टमर्स जो आपके हैं लॉयल हैं कि नहीं है। लॉयल हैं तो कितने लॉयल हैं, स्विचर तो नहीं है, या आपको ब्रांडेड हैं। लॉयल का मतलब कि वो आपके ब्रांड को छोड़ के कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे ब्रांड को खरीद लेते हैं तो स्विचर हो गए। अगर वो लॉयल हैं तो फिर आपके ही ब्रांड को खरीदेंगे। तो आप उनकी रैंकिंग कीजिए कस्टमर्स की, आप अपने कस्टमर्स की रैंकिंग कीजिए कि हमारे कौन से कस्टमर हमारे ब्रांड को नहीं छोड़ते, कौन से छोड़ देते हैं। इस तरह से रैंकिंग करने के तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कस्टमर्स आपकी कंपनी में कितना इंटरेस्टेड है। डिलीवरी परफॉर्मेंस टू कस्टमर, जो आप प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उससे सही है। तो सही का मतलब कि जो उनको प्रोडक्ट मिल रहा है जिस डिलीवरी चैनल से क्या वो सही है, मतलब कि होलसेल में या रिटेल में या फिर कंपनी डायरेक्ट दे रही है माल। तो जहाँ जहाँ से भी उसके डिलीवरी चैनल हैं वो सारे के सारे सही परफॉर्म कर रहे हैं। मान पता चला कि होलसेलर के पास माल पहुंचा दिया और फिर रिटेलर के पास पहुंचे नहीं, ये कस्टमर के पास नहीं पहुंचा, रिटेलर रखे रहता अभी दिए ही नहीं होलसेलर। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। क्वालिटी परफॉर्मेंस ऑफ कस्टमर, आप कस्टमर को क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो हो और आपके कॉम्पिटिटर की क्वालिटी अच्छी हो, तो आपको क्वालिटी परफॉर्मेंस मेजर देखना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, ये सबसे बहुत जरूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो फिर वो आपके प्रोडक्ट को बार बार लेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेट
रेट का मतलब कि वो 90% सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फाइड है, 80% सेटिस्फाइड है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना। कस्टमर परसेंटेज ऑफ मार्केट, अब मार्केट में आपका कितना कस्टमर, मार्केट में आपका कितना कस्टमर, मान लीजिए कि आप जो है शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपकी, तो मान लीजिए आपकी एक्स वाई जेड नाम की कंपनी है जो ब्रांड है, तो आपके कितने परसेंट कस्टमर मार्केट में है। कई ब्रांड होंगे, उसमें से सबके होंगे, आपके 10% कस्टमर हैं, 5% कस्टमर हैं, 20% कस्टमर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट शेयर कितना है, आपका मार्केट शेयर कितना है कस्टमर के बेस पर। फिर कस्टमर रिटेंशन रेट, कस्टमर रिटेंशन रेट का मतलब है कि जब कोई कस्टमर एक बार आपसे आप प्रोडक्ट लेता है तो क्या वो दोबारा आपके पास आया है, उसकी आने की फ्रिक्वेंसी क्या है। जैसे अगर वो कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है तो आपके वहां पास दोबारा आने की उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है। ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बार बार आ रहा है तो इसका मतलब कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बार लेकर के चला गया तो उसका मतलब प्रोडक्ट उसको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको कस्टमर रिटेंशन रेट ये देखना पड़ेगा। तो इस ये जब सारे परफॉर्मेंस मेजर इंडिकेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, इसका निकलेगा कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं, देन यू विल एबल टू नो दैट योर कस्टमर इज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक, तो बाकी स्ट्रेटजिक क्वेश्चन और इसके थोड़ा और बाद में देखेंगे टाइम मुझे। अब यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। If someone has any query, so you can ask now. One thing more, please everybody write down your name in the chat box. This will be your attendance. सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें, ये अटेंडेंस वगैरह रिकॉर्डिंग रहती है ना, तो इसकी एक वो फाइल बन के मेरे पास आ जाती है ऑटोमेटिक। द क्लास इज ओवर नाउ, जिन्होंने अपना नाम लिख दिया है दे कैन लीव नाउ, एंड इफ समवन हैज एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क। सभी लोग अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा प्लीज। कर्षिता अपना नाम लिख दीजिए, आपका नाम यहाँ नहीं लिखा है।
उत्कर्षिता अपना नाम लिखिए। और सम्मान उत्कर्षिता त्रिवेदी। चलिए। So this is today's class. Thank you to all of you. See you on next time with continuation with this topic.